हेलो दोस्तों, मैं आपकी साथी निरुप्रीत। दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का है तो आप ऑल टाइप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और आपका डीएसएसपी और इसके अलावा अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे हिंदी, एसएसटी और अपना जो इंग्लिश एंड लैंग्वेज है, जो आपकी संस्कृत, उन सभी को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप हमें फॉलो करें। एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीख और सिखा रहे हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़िए और हर दिन आपको एक नई क्लास आसानी से मिलेगी यहाँ पे। और दोस्तों, अगर आप सफ़र में रहना चाहते हैं तो आप शॉर्ट एंड सरल के साथ जा सकते हैं, पर आप अगर एक सरल तरीके से और सटीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास को। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम संधि और शब्द के जो रूप है उनको पढ़ चुके हैं अच्छे से। तत्सम तद्भव क्या है, इनके अर्थ को जान चुके हैं। संरचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, रूप के प्रयोग में कितने भागों में विभाजित किया गया है, या अर्थ के आधार पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं समास। समास को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, और पूरा पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम एक साधारण तरीके से भी पढ़ेंगे और इसको विस्तृत भी पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप शॉर्ट ट्रिक और सरलता से पढ़ाना सीखें। हर एक चीज़ को समझना और समझाना सीखें, तभी एक शिक्षक के जो मायने हैं वो पूर्ण कर पाएंगे आप। तो दोस्तों, अगर आप हमेशा शॉर्ट एंड सरल की तरफ भागते हैं तो आपसे एक अनुरोध है कि शॉर्ट और सरल के पीछे ना भागें, सरलता से अध्ययन करें, सटीक पढ़ें, ताकि आप सफलता को प्राप्त करें, सफ़र में ना रह जाएं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, समास सम अस अर्थात सम संक्षिप्त एवं जो आस है कथन शब्द के मेल से बना है। अब समास क्या है, किसे कहते हैं और क्या है, इसको समझते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों का लोप करके नवीन पद की संरचना या रचना करें तो उसे हम समास कहते हैं। बात करें अगर समास के शाब्दिक अर्थ की, तो सम उपसर्ग यानी अस धातु के मिलने से समास की जो है वो रचना होती है दोस्तों। अब समास क्या है, समास विग्रह क्या है? तो दोस्तों, जब हम दो या दो से अधिक पदों को उनकी विभक्तियों का लोप करके एक नवीन शब्द की प्राप्ति करते हैं तो वो हमारा होता है समास। समास विग्रह क्या होता है? जब समस्त पदों को उनकी पूर्व विभक्तियों के आधार पर अलग अलग कर दिया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह। दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ेंगे, और आसानी से समास को कैसे पहचान सकते हैं वो पढ़ेंगे। पर अगर आपको शिक्षक बनना है तो आसानी से पहचानने के साथ साथ ये भी पढ़ना चाहिए, या ये भी जानना ज़रूरी है, अगर आप शिक्षक ही नहीं, अब किसी भी फील्ड में आप जो है जॉब करना चाहते हैं तो हर एक चीज़ को सरलता से समझने का प्रयास करें, ना कि शॉर्ट ट्रिक को अपनाएं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हर वक्त काम नहीं आती है। और यही कारण होता है कि आपको अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वो जटिल लगने लगता है। अब आ जाते हैं समास के प्रकार पे। दोस्तों, समास के प्रकार जो हैं, अगर आपको पता है कि 6 होते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज जान लें कि समास के जो प्रकार हैं वो 6 होते हैं। अव्ययी, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। जी दोस्तों, तो अब आसानी से इसे कैसे पहचान सकते हैं एक बार में कि ये समास किस में आ रहा है और इसमें जो पद प्रधान है वो कौन सा है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपसे समास में समास पहचानने को ही आए। अगर आप एक पीजीटी या फिर पीजीटी का दे रहे हो एग्ज़ाम एज अ हिंदी प्रोफेसर, तो आपका क्या है, बहुत ही डीपली जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी समास में कौन सा प्रधान है और कौन सा आपका प्रधान नहीं है। इस तरीके से अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपी टेट या फिर लेखपाली जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें ज़्यादातर दोस्तों आपसे, या फिर आपके किसी भी स्टेट की पुलिस हो, तो उसमें जब आपका समास आता है तो वो आपको पहचानने को आता है, या फिर आपका समास विग्रह करने को आता है, या उसके मूल अर्थ ये आते हैं।
तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से आसानी से जो है हम समास को पहचान सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो दोस्तों ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आसान तरीका है जिसने हम अनुमानित एक तरीका है जो अधिकतम बार पूछा गया है और जिसके संकेत मिले हैं उनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। कभी भी किसी चीज़ की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, बस उसकी जो मेन पॉइंट होते हैं हम उन्हें शो करते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट ट्रिक कहने लगते हैं। दोस्तों अवयवी भाव समास यानी ही जहाँ पर कभी भी आपको जो समास शुरू हो रहा है उसके शुरुआत में हम कह सकते हैं कि जो हमारी उपसर्ग टाइप में होते हैं या उपसर्ग की तरह होते हैं वो अगर आगे आते हैं तो उन्हें हम अवयवी भाव समास कहते हैं। और इसमें दोस्तों हमारा प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, इसमें हमारा प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, अब कौन कौन से शब्द आए जिससे हम ये ज्ञात कर सके कि ये अवयवी भाव समास है। अगर यथा, प्रति, ति शब्द की पुनरावृत्ति हो, अगर किसी में जैसे रातों रात, आ, अनु, भा शब्द की शुरुआत होती है तो हमेशा ये आपके अवयवी भाव समास होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कि प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथोदेश, प्रतिमान, रातों रात, अन्यान्यास, प्रत्येक, प्रतिकार या प्रतिगम। तो दोस्तों ये हमारे कुछ उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं या ये पहचान सकते हैं कि ये हमारे अवयवी भाव के जो है वो उदाहरण हैं। अगले समास पर दोस्तों आ जाते हैं द्विगु समास, यानी द्विगु मतलब गिनती, किसी प्रकार की कोई गिनती हो परंतु वो शरीर का अंग ना हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा पद जो है हमारा प्रधान होता है, तो दोस्तों इसमें हमारा उत्तम पद प्रधान होता है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला उदाहरण है दोस्तों हमारा दोपहर, यानी दो एक संख्या है और पहर कोई जो है चक्रकरण है जो कि हमारे जीवन का जो दिन है और रात है उसे निर्धारित करता है। यानी दोपहर जो एक पहर है हमारे पूरे दिनचर्या का जो एक चक्रीकरण है वो है दोपहर। त्रिलोक, तीन जो है हमारी यहाँ पे संख्या है और यहाँ पे जो त्रिपल है वो, और पंचवटी, सप्तऋषि, चवन्नी, चौपाया, अठन्नी, तो ये सब हमारे क्या है दोस्तों एक तरीके से इनमें जो शुरुआत हो रही है वो क्या है एक संख्या से हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे द्विगु समास है। तो हम इनके प्रधान जो पद हैं उन्हें भी जानेंगे, क्योंकि अगर आते हैं तो हम आसानी से पहचान भी सकें, और साथ ही साथ अगर क्या कहते हैं ये पूछा जाता है कि किस समास में कौन सा प्रधान पद है उसे भी हम बता सकें। तो दोस्तों अगले समास पे आ जाते हैं। अगला समास द्वंद्व समास है, जैसा कि दोस्तों आपको इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है। द्वंद्व यानी आपस में ही एक विद्रोह शब्द जो है आपका यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है, और इसे हम हिंदी में कह सकते हैं विलोम शब्द आए, जहाँ पे एक शब्द दूसरे शब्द का प्रतिरोध करे, द्वंद्व करे, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इसमें आपका प्रथम और उत्तम पद दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी पहला और दूसरा जो पद है दोनों ही अपने में महत्व रखते हैं और दोनों ही प्रधान हैं। जैसे दिन और रात, उदाहरण के लिए देख लेते हैं दिन और रात। दिन का भी अपना एक महत्व है, रात का भी। खट्टा मीठा दोनों की अपनी गुणवत्ता है, एक में खटास है दूसरे में मिठास है। देवासुर, एक देव हैं एक असुर हैं, दूसरा है नर नारी, जो कि एक तरीके से क्या है इसमें दोनों पद प्रधान क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही शब्द के अपने महत्व है, अपनी एक अस्तित्व है, जिस वजह से ये द्वंद्व समास में दोनों ही पद जो है वो प्रधान होते हैं। अगले समास पे दोस्तों आ जाते हैं बहुप्रिय समास, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले दोस्तों द्विगु समास पढ़ा था, जहाँ पे हमने कहा था जब किसी शब्द की जो शुरुआत है किसी गिनती से हो, वहाँ पे क्या है कि हमारा द्विगु समास होता है। परंतु बहुप्रिय समास वो होता है जहाँ पे हमारी शुरुआत तो जो है वो गिनती से हो सकती है, परंतु वो एक शरीर का अंग होगा, या जैसे हम कह सकते हैं कि जब उससे कोई एक शब्द बनेगा वो एक भिन्न प्रकार का शब्द बनेगा और उसका अर्थ कुछ जो है विभिन्न प्रकार का या अलग हटकर होता है। इसमें भी दोस्तों आपके जो प्रथम पद है आपका उत्तम पद है, ये दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका कारण ये है कि दशानन दोनों ही जो पद हैं उनका एक अपना महत्व है, एक विशेषता है। दशानन हो गया, चक्रपर्णी हो गया, त्रिलोचन हो गया, पीताम्बर हो गया, मृगेंद्र हो गया, खगेश हो गया, कपीस हो गया, गिरधारी एंड लंबोदर है दोस्तों।
तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि या तो आपका गिनती से शुरू होगा, साथ ही साथ शरीर का कोई अंग होगा, और इन दोनों यानी प्रथम और उत्तम पद जो प्रधान अप्रधान होते हैं इसमें, तो अप्रधानता के कारण क्या होते हैं कि ये एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं। यानी यहाँ पे जो भी शब्द आएगा आपके सामने समाज का, उसका एक जो अर्थ है वो अलग आएगा। जैसे चक्रपर्णी हमारे विष्णु हो गए, त्रिलोचन हमारे पीताम्बर, जो कि हमारे पीताम्बर हम उनको भी बोलते हैं, विष्णु जी को भी बोलते हैं, कपीस जो हम बजरंगबली जी को बोलते हैं, गिरधारी मुरारी जी को बोलते हैं, ठीक है, कृष्ण जी को बोलते हैं। तो यानी इसका जो अर्थ है वो अलग हटकर आता है, इस वजह से हम इसे क्या है बहुप्रिय समास कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिनती भी है, शरीर का अंग भी है, और इसका जो एक अर्थ है वो अलग प्रकार का आता है। अब आ जाते हैं कर्मधाराय समास पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे कर्मधाराय यानी कर्म की विशेषता को प्रस्तुत करने वाला समास जो है वो हमारा कर्मधाराय समास होता है, यानी संज्ञा की विशेषता को बताने के समान जो है उसे हम कर्मधाराय समास कहते हैं। इसमें जो उत्तम पद है वो प्रधान होता है दोस्तों। तो आप अव्ययी, द्विगु, द्वंद्व, बहुप्रिय, कर्मधाराय, इन सभी में कौन सा प्रधान होता है, यानी पहले में प्रथम, फिर उत्तम, फिर प्रथम और उत्तम दोनों ही प्रधान, और दोनों में ही फिर अगला जो बहुप्रिय है प्रथम उत्तम दोनों में ही अप्रधान, और अगला जो कर्मधाराय है उसमें उत्तम पद प्रधान है, और फिर जो तत्पुरुष समास है उसमें पहला पद प्रधान होता है। तो इस प्रकार से आप समास की जो प्रधान पद हैं उन्हें भी पहचानें, क्योंकि आपसे 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो फिर आप क्या सोचोगे कि मैंने समास पूरा पढ़ रखा था, उसके नियम भी पढ़ रखे थे, पर ये जो क्वेश्चन आया है वो हमारे प्रश्न पत्र से अलग आया है, जिसे कि हम नहीं पहचान पा रहे हैं। तो जब आप अच्छे से पढ़ोगे, हर एक चीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से, सरल तरीके से समझ कर पढ़ोगे, तो यकीन मानिए पेपर कितना भी जटिल आ जाए आपको जटिलता कभी भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जटिल हमारे लिए वही चीज़ें होती है, कठिन हमारे लिए वही चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो कर्मधाराय समास में संज्ञा की विशेषता को बताने के समान जो हो उसे हम कर्मधाराय समास कहते हैं, और इसमें उत्तम पद जो है प्रधान होता है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, कृष्ण सर्प यानी कृष्ण सर्प यानी काला है सर्प, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख वाला, देहलता मतलब जो लता है, जो देह है वो लता के समान है, स्नेहलता, मृग सुंदर, नीलांबर, मृगनयन, चरण कमल और नरसिंह। तो इन सभी उदाहरणों से एक बात तो प्रस्तुत होती है कि संज्ञा में विशेषता को बताने के समान, यानी हम कभी किसी को किसी के प्रकार अगर इस प्रस्तुत करते हैं तो उसमें जो है हमारा कर्मधाराय समास होता है। तत्पुरुष समास क्या है? पहला पद जो है उसमें आपका के, का, से, सा, को, की के लिए आए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे तत्पुरुष समास है, यानी या फिर कह सकते हैं कि इनमें से जो भी आपको विशेषताएं बताई गई हैं अगर नहीं मिलती हैं तो वो तत्पुरुष समास में होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ शब्दों को पढ़ लेते हैं या देखते हैं कि पुस्तकालय, नेत्रहीन, पादप, काव्यकार, कृष्णपर्ण, दानवीर, मनोरत्तम, नरोत्तम, मतदाता यानी मतदाता, विश्वत, ये सभी जो हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं दोस्तों ये हमने एक आसान तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से समझा कि हमारे समास कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन सा शब्द प्रधान होता है और इनको पहचानने की जो सरल विधि है वो क्या होती है। परंतु एक शिक्षक के तौर पर हमें ये जानना भी आवश्यक है कि अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास या जो भी 6 प्रकार के हमारे समास हैं इनका जो नियम है वो क्या है, इनके अन्य उदाहरण कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं और अगर इनके नियम से कोई प्रश्न निकल कर आता है तो हम उसे किस तरीके से फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दोस्तों हमारा क्या है? तत्पुरुष समास प्रयोगेण अर्थ पदार्थ प्रधान स्तः पुरुष, अर्थात समस्त पदों में उत्तम के अर्थ प्रधान हो और पूर्व के पद में द्वितीय सप्तमी विभक्ति का लोप हो, वहाँ पर हम क्या है तत्पुरुष समास हमारा होता है। तत्पुरुष समास बराबर अगर हम एक इसे सूत्रीकरण में प्रस्तुत करें तो जो हमारा तत्पुरुष समास है पहला पद हम ऊपर रखते हैं और दूसरा पद नीचे, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास हमारा बराबर होता है किसके? समस्त पद का उत्तम पद जो है
वो पहला यानी पहला पद यानी प्रथम पद, और पूर्व पद में जो यानी जो उत्तम पद है या जो उसका आखिरी पद है उसमें क्या होता है, बीच से होता है, इसलिए हम इसे उत्तम पद कहते हैं। उसमें द्वितीय और सप्तमी विभक्ति का लोप होता है, मतलब वो विभक्तियाँ होती हैं परंतु हम विग्रह में उन्हें देख सकते हैं। अगर समास है तो उसमें हम उन्हें पहचान नहीं सकते, तो वहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं ग्रामागत। ग्रामः यानी ग्रामम, धन तो नहीं लगता है, सॉरी माफ़ करिएगा, क्षमा चाहेंगे। ग्रामम गत यानी ग्रामगत। जिस पद में समायिक पद के जिस भी पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति उसी तत्पुरुष समास की होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि तत्पुरुष समास जो है थोड़ा विस्तृत है, और इसमें जो हम है हमारी सप्तमी से लेकर अष्टमी विभक्ति तक के जो हमारे समास होते हैं वो तत्पुरुष समास में आते हैं। तो अब हम ये कैसे पहचानें कि जो तत्पुरुष समास है वो किस विभक्ति का तत्पुरुष समास है। तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको जो कर्ता के कारक के रूप होते हैं उन्हें याद करना है, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपदान के लिए, अपदान अलग होने के लिए, इस तरीके से आपको कारक सभी याद करने हैं। और अपकमिंग वीडियो में मैं कारक आपको बताऊंगी भी और समझाऊंगी भी, उनके नियम और उनके सूत्र भी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके कुछ उदाहरणों पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है आपके सप्तमी तत्पुरुष समास होते हैं जिसमें अष्टमी संबोधन होता है, और इसी तरीके से हम कुछ उदाहरणों से इसे स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रस्तुत करने की या समझने की। तो शरणागत, शरणम आगत, ठीक है। गजरुण यानी गजम आरुण। धनहीन, धनेन, धनहीन। नख भिन्न, नखे भिन्न, भिन्नम। भूताबली, भूतेभ्य यानी पहले यहाँ पे देखिए आपके जितने में भी आ रही है, ये हो गया, ये हो गया, इसमें आपके द्वितीय विभक्ति है। और यहाँ पे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यहाँ पे आपके तृतीय विभक्ति आ जाती है। यहाँ पे चतुर्थी, पंच और आगे षष्ठी और सप्तमी आ जाएगी। अब यहाँ पे पुत्र हितम यानी पुत्राय हितम। दुर्गत यानी दुरत आगत। धर्मभ्रष्ट यानी धर्मत भी। और विद्यालय, विद्यानम आलय यानी यहाँ पे भी द्वितीय है। गंगा जल यानी गण जलम यानी गणंग्या या और जलम। विद्य यानी विद्या कुशलम, कुशलः यानी विद्याय कुशलः। जल मग्नम, जले मग्नम। आज्ञा ना जयंती, आगच ना गजे। दिवगत यानी दिवगत और खेचर खेचर। इस तरीके से हमारे जो तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं जिसे हमने प्रस्तुत किया कि किस तरीके से हमारे जो तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ हैं, जब कभी हीनता का अभाव का आपको जो है लक्षण जो है आपको प्राप्त हो, तो वहाँ पे आपकी तत्पुरुष समास की तृतीय विभक्ति होती है। अब दोस्तों आपने एक चीज़ तो पहचान ली कि अगर का, की, सा, सी से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये कुछ मुख्य बिंदु होती हैं जिनसे हम आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि इनसे हम तत्पुरुष समास की विभक्तियों को भी पहचान पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों सरल तरीके के साथ साथ आप एक विस्तृत तरीक़ों को पढ़ें अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना इस तरीके से है ताकि आप एक नवीन पीढ़ी को जो है आप बना सकोगे। पर अगर आप ही शॉर्ट पढ़ोगे तो आप कभी एक एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन कर या विस्तृत रूप से व्याख्यान कर आप नहीं पढ़ा पाओगे। तो एज अ शिक्षक आपको ये लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ को समझ कर पढ़ें ताकि आप अच्छे से समझा भर भी पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो, पर आप उसे अगर बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो वो ज्ञान किसी भी तरीके से आपका सार्थक नहीं है, निरर्थक होता है। पात्र में पानी कितना भी भरा हो, परंतु अगर वो किसी की प्यास ना बुझा सके तो उसका होना निरर्थक है। अब द्वंद्व समास पे आते हैं। उभयपद प्रधानो द्वंद्वम। तो यहाँ पे सभी प्रधान हैं। और द्वंद्व समास क्या है कि इनके 3 भाग होते हैं। दोस्तों अगर इनमें से आपको पहचानने में आ जाए, क्योंकि आपने ये पढ़ा है द्वंद्व समास में विरोध होता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि द्वंद्व समास के कितने भाग होते हैं, यकीन मानिए आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है। शॉर्ट ट्रिक, सरल तरीके जिनसे हम आसानी से पहचान लें। 3 नंबर हमारे पक्के हैं, 4 नंबर पक्के हैं। आप एक बात बताइए कि हिंदी के प्रश्न पत्र में आपसे समास
अधिकतम कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। फिर आप सोचते हो कि शॉर्ट ट्रिक से हमारा काम चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो आपने शॉर्ट ट्रिक पे पढ़ा है वो ही आपसे पूछा जाए। अगर आपसे ये बताइए, आपने शॉर्ट ट्रिक में ये पढ़ा कि द्वंद्व समास को पहचानते कैसे हैं, विग्रह क्या है, ये पढ़ लिया, उसके प्रधान पद पढ़ लिए, पर अब एक बात बताइए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता सकते, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा था। इस वजह से आपका पेपर जो है वो भी शॉर्ट हो गया। तो हमेशा शॉर्ट करने से आपके जो मार्क्स होते हैं वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। सडनली यू विल शॉक, आपको आश्चर्य में होना पड़ेगा कि आप जो हैं किस तरीके से आप हर एक चीज़ को शॉर्ट करते करते पढ़ते चले आ रहे हो। इस वजह से आपके नंबर भी शॉर्ट होते जा रहे हैं और हमेशा आप सक्सेस है उसे सक्सीड नहीं कर पा रहे। तो अब आ जाते हैं अगले पर। यहाँ पे द्वंद्व समास के जो भेद है उनको पढ़ते हैं। इनके 3 भेद होते हैं। एक तो होता है इतरत्र, समाहार और एक शेष। यहाँ पे जो इतरेतर है वो क्या है? प्रयुक्त पद अपनी प्रधानता के जो पद हैं, यानी 2 पद, 2 विभक्ति और 3 जो तीसरा जो है आपको कह सकते हैं बहुवचन होता है। और समहार में क्या है कि समुच्चय का बोध होता है, यानी एक किसी तरीके के समूह का बोध होता है, उसे हम द्वंद्व समास का समहार जो है वो कहते हैं। एक शेष क्या है? समास पद के समास रहने पर एक शेष होना, सदैव पद में द्वितीय विभक्ति होती है, इसे हम एक शेष कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। स्त्री पुरुषी, राम कृष्णों, रथ स्वयं, पितरों और पुत्रों। स्त्री पुरुषी, जहाँ स्त्री चा पुरुष चा है, यानी स्त्री और पुरुष, ठीक है। अगला है राम कृष्णो, रामः च कृष्ण च, रश च और अश्व च, मात च पिता च पित्रो और पुत्रो पुत्री च पुत्रा। इसी तरीके से अन्य उदाहरणों को लेंगे। गंगा यमुना, कुशलम वृक्ष हरि, गंगे यमुनाए ब्रह्मणों, दित्यगते राम लक्ष्मणों। इस तरीके से कुछ और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। यानी हमने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, वो ये था कि जो कि हम शॉर्ट ट्रिक में नहीं पढ़ते, वो थे इसके भेद, जो कि हम पहचानना सीख लेते हैं, उन्हें विग्रह करना भी सीख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। पर जो मुख्य बिंदु है वो हमारा छूट गया। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि हम कुछ ऐसे बिंदुओं को लेकर आते हैं जो कि अधिकतम पूछे जाते हैं, और पर जब कभी एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं कि हमारे सिलेबस के हटकर पूछा गया है, जो गवर्नमेंट है वो पेपर बहुत हार्ड बना रही है, नहीं दोस्तों, आप पढ़ नहीं रहे हो, यकीन मानिए आप पढ़ नहीं रहे हो। अगर आप पढ़ोगे तो कोई भी आपका प्रश्न पत्र अगर आपने विस्तृत तरीके से, एक सरल तरीके से, अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ा है, तो यकीन मानिए कभी भी कोई प्रश्न पत्र जटिल हो ही नहीं सकता। कर्मधाराय समास, जहाँ के विशेषण विशेषणाएँ बहुलम है, यानी समस्त पद प्रधान और विशेषण और उत्तम पद विशेष्य होता है, वहाँ पे आपका कर्मधाराय समास होता है। विग्रह के समय जहाँ पे विशेष लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार विशेषण में लिंग विभक्ति और वचन होते हैं, वहाँ पे कर्मधाराय समास होता है। दोस्तों, कर्मधाराय समास में आपका क्या है? दोनों ही पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, ठीक है। कर्मधाराय समास में दोनों ही पद आपके प्रधान होते हैं। अब आ जाते हैं कैसे। अब क्या है कि यहाँ पे विशेष विशेष्य, अब ये कर्मधाराय समास के कुछ प्रकार पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने पहचान तो लिया कि कर्मधाराय समास को हम कैसे पहचानेंगे। अब बात ये करें कि कर्मधाराय समास के प्रकार कितने होते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने द्वंद्व समास में प्रकार पढ़े, पर अगर आप एक संस्कृत को भाषा के तौर पर टेट में या फिर सेंट्रल टेट में चयन करते हो, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है, बहुत जटिल हो जाता है इस चीज़ को बताना कि कर्मधाराय समास के कितने प्रकार होते हैं या द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं। तो इतना सरल मत पढ़िए कि आप इतनी सरलता से पढ़ते चले जाएँ, इतना शॉर्ट पढ़ते चले जाएँ कि आपके मार्क्स भी शॉर्ट होते चले जाएँ। तो यहाँ पे है विशेषण विशेष्य, उपमान और उभय पद विशेषण और रूपक जो है आपका कर्मधाराय जो है वो है। तो 4 पद है यहाँ पे, और इसमें विशेषता क्या है कि विशेषण से अधिक विशेष महत्व हो, और उपमान में क्या है, पूर्व पद उपमान और उत्तम पद समान हो, तो वहाँ पे हमारा उपमान होता है। उभय पद विशेषण यानी दोनों ही पद में विशेषण हो तो हम उसे उभय पद विशेषण कहते हैं। रूपक कर्मधाराय क्या है कि सा पद पूर्व, यानी जो आपका जो समायिक पद है उसके पद के पूर्व उपमेय तथा उत्तर पद के उपमान होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रूपक कर्मधाराय समास।
अब यहाँ पे क्या है कि उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। विशेषण विशेष का एक उदाहरण लेते हैं, महादेव। यहाँ पे महान हैं जो देवों में, उन्हें हम कहते हैं महादेव, जो कि विशेषण का विशेष है पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर। अगला लेते हैं उपमान, यानी पूर्व पद के उपमान के पद को हम समान करते हैं, यानी पीताम्बर और कृष्ण श्वेत। अगला ले लेते हैं उदाहरण, आ जाते हैं हम उभय पद विशेषण में, जिसमें घनश्याम और नरसिंह, और रूपक कर्मधाराएं में हम उदाहरण को देखेंगे मुख कमलम और विद्याधम। अब हमारे दो समास बचते हैं, एक बचता है हमारा अव्ययी और दीर्घु, और फिर उसके बाद हमारा अंतिम समास जो बचेगा वो बहुप्रिय समास बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये जो भाग है अव्ययी समास या फिर दीर्घु समास, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहुप्रिय समास को। तो 3 समास को हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से और सरल तरीके से हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं ये पढ़ाया है। और अपकमिंग जो हमारा समास का सेकेंड वीडियो होगा उसमें हम अव्ययी समास और दीर्घु समास और बहुप्रिय समास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सरल तरीके से किस तरीके से अध्ययन किया जाता है, उन सभी को पढ़ने के लिए शॉर्ट ट्रिक को छोड़कर एक सरल तरीका अपनाने के लिए, जिससे कि आप शॉर्ट मार्क्स ना लाएं, हाईएस्ट मार्क लाएं, ज़्यादा नंबर लेके आएँ, तो इसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। शॉर्ट करते इतना शॉर्ट मत हो जाइए कि आपका जो मार्क्स है वो हमेशा शॉर्ट होता रहे और आप हमेशा सफ़र में बने रहो। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सरल शॉर्ट नहीं बल्कि सटीक पढ़ें, सफ़र में नहीं सफलता में रहें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समाज समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम अव्ययी समास और फिर दीर्घु समास और बहुप्रिय समास, यानी जो अन्य 3 समास हमारे बचे हैं उन्हें पढ़ेंगे। और अपकमिंग वीडियो में दोस्तों हम कारक पढ़ेंगे और फिर हिंदी के आगे अध्याय को लेकर आएंगे। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और अच्छे सरल तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, इनको आप फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अपकमिंग वीडियो के दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ सीखने और सिखाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।